दोस्तों, आप लोग को ईडू ग्लोबल 90 में स्वागत है। मैं पप्पू कुमार। बहुत अच्छा लगता है आप लोग वीडियो देखते हैं, लगातार भी कंटिन्यू। बहुत ही ये चीज़ को मैं आप लोग के सामने बहुत ही काफ़ी मेहनत करके वीडियो डालता हूँ। आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग समय नहीं लेते हुए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय पे बात हमारा ये मेरा चल रहा है सीरीज। इसी सीरीज के अंतर्गत मैंने पहला वीडियो बनाया था पार्ट 1। उसमें मैंने लगभग 16 पॉइंट डाला था, मगर 16 पॉइंट नहीं था, लगभग इसमें 50 क्वेश्चन इसके अंतर्गत छिपा हुआ था। आज मेरा जो है अधिकार एवं कार्य, जो सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार मिला हुआ है, कार्य जो मिला हुआ है ना, उसके बारे में मुझे आज चर्चा करना है। तो चलिए सर्वप्रथम अधिकार एवं कार्य सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय का राइट एंड वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, उस पर मुझे डिस्कशन करना है। तो चलिए, प्रारंभिक अधिकार क्या मिला हुआ है। तो हम जानते हैं हमारे देश में 28, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित राज्य प्लस केंद्र। हो सकता है किसी कारणवश दो राज्य के बीच में कुछ विवाद हो जाए, या किसी केंद्र प्रशासित राज्य और राज्य के बीच में विवाद हो जाए, राज्य और केंद्र के बीच में विवाद हो जाए, या राज्य और देश और केंद्र प्रशासित राज्य के बीच में कुछ विवाद हो जाए, तो उस स्थिति में किसी मुद्दा को लेके, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं ना, उस मुद्दा को सुलझाते हैं। इसका इस हमारे भारतीय संविधान में इस चीज़ का काफ़ी बहुत ही सुंदर तरीका से इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार दिया गया है। चलिए देखिए, पहला राज्य एवं राज्य, प्रारंभिक अधिकार के तहत राज्य एवं राज्य, केंद्र एवं राज्य, केंद्र एवं केंद्र प्रशासित राज्य, केंद्र प्रशासित राज्य एवं राज्य, या दो से अधिक राज्य, जहाँ 3 राज्य 4 राज्य के बीच में कुछ ऐसा मुद्दा, जैसे पानी की ही बात किया जाए, कोई नदी की ही बात किया जाए, कुछ भूमि के ही लेकर बात किया जाए, सीमा के लेकर ही बात किया जाए, उस स्थिति में लेके सुप्रीम कोर्ट बीच में आएंगे और वह निर्णय देंगे, और वह निर्णय को राज्य को, केंद्र प्रशासित राज्य को और देश को मानना ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ा अधिकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट को। ये बात आपको समझना होगा। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवादों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझाया जाता है। तो ये प्रारंभिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। दोस्तों, आशा करते हैं एक काफ़ी अहम योगदान है सुप्रीम कोर्ट के लिए, बहुत ही बड़ा अधिकार मिला है। अब ये अपीलीय अधिकार, हम जानते हैं हमारे देश का जो, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, वो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ही नाम पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट है। नई दिल्ली में 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और हम जानते हैं भारत में एकल न्याय प्रक्रिया है। हम जानते हैं कोई भी चीज़, यदि मुद्दा, कोई भी विवाद होती है, तो सर्वप्रथम इसको हम जिला कोर्ट में ले जाते हैं, इसके बाद हाई कोर्ट में ले जाते हैं, राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं उसमें, और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। तो किसी व्यक्ति को जिला कोर्ट से ना हाई कोर्ट से इस मैटर को सुलझा पाया, या उसको लगा जो भी निर्णय हाई कोर्ट या जिला कोर्ट दिया है वो संतुष्ट इस बातों से नहीं है, उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस अपील को सुनते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। सर्वोच्च न्यायालय देश के सबसे बड़ी न्यायालय है। बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है देश का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। इसलिए अपने अधीनस्थ का मतलब हुआ अपने नीचे, जैसे जिला कोर्ट हुआ, अनुमंडल कोर्ट हुआ, राज्य में जो उच्च न्यायालय होते हैं वो टोटल का टोटल अधीनस्थ कोर्ट है। अधीनस्थ न्यायालयों को अपील सुनने का अधिकार है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी अपील या कोई भी डिसीजन हाई कोर्ट नहीं सुन सकता है, उसको निर्णय को नहीं बदल सकता, बट सर्वोच्च न्यायालय किसी भी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की निर्णय को बदल सकता है, सुन सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है। वही कहना होता है कि अपील सुनने का अधिकार और अंतिम फैसले देने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है। मतलब क्या, किसी उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया गया होगा, उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट बदल भी सकता है, या हो सकता है वही निर्णय रह सकता है। तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट को है। जैसे संवैधानिक अपील मतलब कुछ संविधान में ऐसा लिखा हुआ है और उसके अनुसार देश राज्य काम नहीं कर रहा है तो उसको सुनने का अधिकार है। फौजदारी अपील का मतलब होता है मारपीट से संबंधित।
दीवानी अपील होती है जो खेत जमीन से संबंधित, जमीन का कोई मुद्दा है, जगह की कोई मुद्दा है, और विशिष्ट प्रकार, इससे भी बात है कि तीनों नहीं हो तो उसको विशिष्ट प्रकार की अपील, यानी सभी प्रकार की अपील को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुना जा सकता है, और उसमें अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होगा। जितने भी इसके हमारे देश में न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय है, तो सभी को वो चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, और हो सकता है मैक्सिमम केस में ऐसा देखा गया जो हाई कोर्ट के द्वारा ही डिसीजन सर्वोच्च न्यायालय भी मान लिया जाता है। तो उस स्थिति में हम लोग अपीलीय अधिकार कहते हैं। तो हम लोग इससे पहले प्रारंभिक अधिकार समझ गए सर्वोच्च न्यायालय का, अपीलीय अधिकार भी समझ में आ गया। अब ये पुनर्विचार संबंधी अधिकार। दोस्तों पुनर्विचार नाम ही है पुनर्विचार, मतलब क्या, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यदि किसी भी चीजों के लिए किसी भी मुद्दा पे सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन दे दिया तो ऐसा होनी चाहिए, ये लागू होने चाहिए, और बाद में इसी चीज को लेके सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को बदल भी सकता है यदि किसी विशेष रूप से इसको साबित हो गया नहीं, तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय फ्री है, इस पर कोई ऐसा कुछ नहीं लगा सकता है डॉट। तो यहाँ पर इस पुनर्विचार समय में इस न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को दोबारा विचार करने का अधिकार प्राप्त है। किसी भी मैटर पे, यदि किसी देश या किसी राज्य के बीच में हो, या किसी भी दीवानी या फौजदारी कोई निर्णय दिया गया और बाद में लगा सर्वोच्च न्यायालय को नहीं ये थोड़ा गलत था, तो इसको चेंज भी कर दिया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। साबित हो जाने पूर्व के निर्णय को पलट देने का अधिकार भी प्राप्त है, इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता। यानी जैसे हम लोग कोई बात को लेके जैसे हम लोग जैसे चुनौती दे देते हैं हाई कोर्ट में, से ये नहीं गलत है, ये सही है, मगर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपना ही विचार या अपना ही कोई डिसीजन किसी के पक्ष में दिया गया है, तो समय के साथ आने वाले समय जब कुछ हो या कुछ इसको साबित मिल गया हो, तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस डिसीजन को पलट भी दिया जा सकता है। इसे चुनौती नहीं दे सकते हैं कोई भी व्यक्ति, चाहे सरकार की बात करे, चाहे राज्य सरकार की बात करे, या कोई व्यक्तिगत रूप से भी इसको नहीं दिया जा सकता है। चलिए, न्यायिक पुनर्विलोकन। देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब हुआ हमारे देश में या हमारा देश संवैधानिक रूप से चल रहा होता है, और हम जानते हैं हमारे देश में जो सर्वोच्च संस्था है ना, जो कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है, वो संसद को दिया गया, लोकसभा और राज्यसभा के अनुसार। और संसद कोई भी नियम बनाता है संवैधानिक रूप से, ठीक है, मगर यदि संविधान की मूल ढांचा पे या मूल अधिकार पे कुछ यदि आंच आती है, कुछ लगता है नहीं मूल अधिकार का यहाँ हनन हुआ गया है, या भारतीय के संविधान के मूल ढांचा के विरुद्ध ये कोई नियम बन रहा है, वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को देख सकता है, इस पर विचार सकता है, और जरूरत पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को रद्द भी किया जा सकता है। तो ये बात न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून से संबंधित मूल ढांचा या मौलिक अधिकार अगर बाधित होता है संसद के द्वारा बनाया हुआ, जो संवैधानिक रूप से नहीं हो, संविधान में कुछ और बातों है, और उसके विरुद्ध कुछ ऐसा संसद के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति के द्वारा इस नियम को बना दिया गया है, जैसे मूल ढांचा का उल्लंघन होता हो, भारतीय लोगों का मूल अधिकार का उल्लंघन होता हो, तो उस कानून को समीक्षा कर सकता है, देख सकता है, इसमें कुछ बदलाव कर सकता है, फेरबदल कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, और हो सकता है तो उसको इस कानून को रद्द भी किया जा सकता है। इसी को कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, जो कि काफ़ी बहुत बड़ा, इससे ये निष्कर्ष निकलता है संसद से ऊपर भी सर्वोच्च न्यायालय किसी किसी केस में। तो वही कभी कभी क्वेश्चन में BPSCR का आप लोग एग्जामिनेशन देते होंगे तो पूछा जाता है, बताइए कुछ डिस्कशन कीजिए, हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय ऊपर है या संसद ऊपर है? तो हमारे देश में कोई ऊपर नहीं है, समय समय की बात होती है। हमारे देश में संविधान में काफ़ी तालमेल के साथ संसद को पावर दिया गया है, सरकार को पावर दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को पावर दिया गया है। इतने विशाल देश है फिर भी चल रही है। तो यहाँ पे ये अधिकार दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन करे, मगर ऐसा भी नहीं है सो बार बार इसका हस्तक्षेप करें। चलिए, अब आइए परामर्श संबंधी अधिकार। दोस्तों, हमारे संविधान में राष्ट्रपति को एक अनुच्छेद 143 के तहत पूछा जाता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, और उसके मानने के लिए बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी परामर्श देगा तो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, मैं इसे राष्ट्रपति माने या न माने। तो पूछा जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो वह अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसके मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति इस चीज को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय भी परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत? 143 काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है बीपीएससी या कोई भी एसएससी का एग्जामिनेशन या यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो 143, आपको इसको देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन वह मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति द्वारा मांगा गया परामर्श सर्वोच्च न्यायालय यदि कुछ देता है, जैसे मान के चलिए 3 तलाक की बात किया जाए या और बहुत ही कृषि बिल पे बात किया जाए, और वो राष्ट्रपति कानून को बना रहे हैं या बना लिए हैं, तो चाहता है सुप्रीम कोर्ट से इसके बारे में कुछ निर्णय लिया जाए, गलत है या सही है या इसमें कुछ सुधार है। तो सुप्रीम कोर्ट यदि इस तरह का निर्णय देते हैं तो इसमें हेरफेर करना चाहिए। तो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, इसके दिया गया कुछ यदि कानून सही है या गलत है तो वो मानने पर निर्भर है। इसका मान भी सकते हैं राष्ट्रपति या नहीं भी मान सकते हैं, तो वो टोटल पावर दिया गया। आइए अब चलिए, ये अधिकार एवं कार्य से संबंधित मैंने 5 पॉइंट बताया, अधिकार बताया, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आइए, सर्वोच्च न्यायालय के पूछा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पर थे J.H. कानिया साहब थे। पूछा जाता है सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो थे J.H. कानिया साहब, जो जब 28 दिसंबर 1950 को जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, उस समय कुल 8 सदस्य थे, 8 जज थे, न्यायाधीश थे। इसका जो मुख्य जज थे J.H. कानिया साहब। आइए, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला नियुक्त होने वाली न्यायाधीश, हम जानते हैं वर्तमान में हमारे देश में जैसे अभी 34 कुल सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश है, इसमें महिला भी जज है। तो उस सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम कौन सी महिला थी जो न्यायाधीश बनी थी? मुख्य न्यायाधीश तो अभी वर्तमान तक हमारे सर्वोच्च न्यायालय में कोई नहीं बनी है महिला, मगर न्यायाधीश बनी है। तो वही पूछा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला नियुक्त होने वाली न्यायाधीश फातिमा बीबी का नाम आता है। फातिमा बीबी प्रथम महिला थी जो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश के रूप में अपना योगदान दी हुई थी। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम और लास्ट। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम दलित समुदाय के मुख्य न्यायाधीश, यानी हम लोग जानते हैं हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय में बहुत सा न्यायाधीश है, तो दलित समुदाय के, तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम दलित समुदाय, यदि इससे पूछा जाए प्रथम दलित समुदाय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उस स्थिति में नाम आएगा के.जी. बालकृष्णन जी। दोस्तों, आशा करते हैं आप दोनों वीडियो पर, यदि ये वीडियो देख रहे हैं अंतिम तक, तो आप दूसरा वाला भी वीडियो भाग 1 देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। तो यदि नहीं देखें आप, ये आप पूरा देख लिए तो सबसे पहले उसको भी जाके देखिए, तब जाके पूर्ण डिटेल के साथ सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको ज्ञान होगा, अदरवाइज फिर अधूरा रह जाएगा। इसलिए देखिए, आप लोग अंत तक वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए थैंक यू वेरी मच। अब मेरा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित मैं अगला पॉइंट उपराष्ट्रपति से संबंधित मैं डालूंगा, तो देखना मत भूलिएगा। मैं बहुत ही जल्दी जो ही समय मिलता है तो मैं बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।